किसान भाइयों राम राम। कृषि विभाग के कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, प्रत्येक गुरुवार को हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होते हैं। आज का जो विषय है रबी फसलों में खेत की तैयारी और उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, और इस विषय पर हमारे विषय विशेषज्ञ आज उपस्थित हुए हैं श्री जतन सिंह जी गुजर, आप उपनिदेशक रसायन हैं, और दूसरे विषय विशेषज्ञ हैं हमारे श्री मनोज जी शर्मा साहब, आप कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं। किसान भाइयों, खरीफ की मौसम की फसलें जो है वो कटने की ओर है, और रबी मौसम की जो फसलें हैं उसकी तैयारी के लिए हम कैसे करें, इसके बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि रबी फसलों से पूर्व किसान भाई क्या क्या तैयारी करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में किसान भाइयों को एक बार बताएं। किसान भाइयों राम राम। जैसा अभी आपने कहा कि जो रबी मौसम की अब तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए किसान भाइयों को, तो सबसे महत्वपूर्ण ये आता है कि हमारी आदान की व्यवस्था हम कर लें। आदान में जैसे अच्छा बीज है क्वालिटी का, वो व्यवस्था पहले कर लें। साथ में जो खाद हमें डालने हैं खेत के अंदर फसलों के लिए, उनकी व्यवस्था की जानी है। तो खाद कौन सा डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, उसके लिए हमें जो व्यवस्था की जानी है, उससे पहले हमें आता है सॉइल की जांच, यानी हमारी मिट्टी की जांच या परीक्षण कराया जाना। मिट्टी की जांच करा लेंगे। मिट्टी जांच के आधार पर आपको सिफारिश दी जाती है, और उस सिफारिश जो दी जाएगी सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से, उस सॉइल हेल्थ कार्ड में आप लिखी हुई सिफारिश के अनुसार कितनी मात्रा में कौन सा खाद डाला जाना है, वो आप पहले ही व्यवस्था कर सकते हैं बुवाई से पहले। अब इसमें दो विषय आते हैं कि जो खाद की बात करते हैं तो ज़्यादातर एक ही ध्यान जाता है हमारा कि रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक, सीधा सीधा यही सोचते हैं हम लोग। पर किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको दिया जाता है, उसमें बड़ा स्पष्ट होता है कि आपको कार्बनिक खादों का काम में लेना है। जैसे कि हमारी गोबर की खाद है, हमारी कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये सारी बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह रासायनिक खाद है हमारी, तो रासायनिक उर्वरकों के रूप में भी हमें सिफारिश दी जाती है। और तीसरे होते हैं हमारे जैव उर्वरक, उनका भी उपयोग करना जरूरी है। तो जब तक हम इन सारी सिफारिशों को नहीं करेंगे तो खेती में जो बड़ा जो फ़ायदा मिलना चाहिए हमें उस रूप में नहीं मिल पाता है, और धीरे धीरे खेतों को नुकसान हो रहा है, ज़मीन हमारी खराब होती जा रही है, और जो मिलना चाहिए उत्पादन उतना भी नहीं हो रहा है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि हमें मिट्टी की जाँच आवश्यक रूप से करानी है, और उस सिफारिश अनुसार ही उर्वरक काम में लिए जाने हैं। तो जैसे गोबर की खाद की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि अभी आप देख रहे हो बरसात अभी भी चल रही है, लेट है इस बार तो, हालांकि राजस्थान में कम बारिश होती है, पर इस बार अच्छे मेहरबान है हमारे ऊपर इंद्रदेव। सबसे बढ़िया ये है कि जो गोबर की खाद को सड़ने के लिए अच्छी नमी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बार खूब नमी मिली है, अच्छी गोबर की खाद सड़ गई। किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि गर्मियों के मौसम में जब धूप पड़ी होती है, बहुत ज़्यादा तावड़ा पड़ता है, उस समय जा कर के खेत में डाल देते हैं, तो जो सड़ी हुई खाद है पूरी की वो जल जाती है एक तरह से, और उसका सारा कस खत्म हो जाता है। फिर बारिश शुरू होती है, बचा कुचा उसमें बह जाता है। जो सही समय है डालने का, वो बिल्कुल यही समय है। अभी आप खेत के अंदर ले जा करके अपनी गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद, कंपोस्ट खाद जो भी आपने बना रखी है, वो जा करके खेत में डालें, और डाल करके फिर उसकी जुताई करें, और जिससे वो ज़मीन में अच्छी तरह मिल जाएगा। क्योंकि देखो इसमें जो खाद के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं, और वो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन जीवों के माध्यम से ही हमें जो पौधों को खाद मिलता है वो उन्हीं के द्वारा मिलता है, तो वो बहुत बड़ा काम करते हैं इसके अंदर। और दूसरा जो तत्व है इसके अंदर, वो कोई गैस बन के उड़ जाएगा अगर आप ऊपरी छोड़ दोगे, तो ज़मीन में अच्छी तरह उसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। जुताई करके अंदर उसको कर दें। कम से कम 15 दिन तो चाहिए हमको बुआई से पहले इनको मिलाने के लिए। 1 महीने का टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर 15 दिन तो चाहिए ही। ये काम हमें करके रखना है। इसी तरह बुवाई के समय ही जिप्सम भी डाला जाता है, उसकी व्यवस्था भी करना, वो भी क्या आदान व्यवस्था है हमारी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखते हुए हमें पूर्व तैयारी करनी है। जी डॉक्टर साहब, आपने तैयारी और उसके साथ में किन बातों का ध्यान रखना है ये किसान भाइयों को बताया। अब डॉक्टर साहब, जो इन्होंने बताया फसलों के जो अपने जो रबी फसलें हैं, तो इसमें जो अलग अलग फसलें हैं उनके लिए कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनको किस तरह से अपन दे सकते हैं, ये आप किसान भाइयों को बताएं।
किसान भाइयों, पेड़ पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उन पोषक तत्वों की जब पर्याप्त उपलब्धता होती है, ऐसी स्थिति में ही पौधा अपनी सही बढ़वार कर पाता है, अच्छे उसमें फल लगते हैं, उसमें अच्छे पत्ते आते हैं, सारी व्यवस्था अच्छी प्रकार चलती रहती हैं। पौधे अपने विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको हवा से, जल से और मृदा, इन तीनों जो साधन हैं, इन तीनों साधनों से ग्रहण करते हैं। तो जो मुख्य पोषक तत्व हैं जो विकास के लिए आवश्यक हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहले कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये ऐसे तीन तत्व हैं जो हमें पानी और हवा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, मैंगनीज है, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, सिलिकॉन, सोडियम। इसके अलावा कुछ तत्व हैं जैसे वेनेडियम, इनकी भी पौधों को अपने विकास के लिए आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अपनी जो ज़मीन है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, उसमें ये सभी चीज़ जो सारे पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें इनको पौधों को और उपलब्ध करवाने की क्या आवश्यकता है। तो इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें कि आजकल जो किसान हैं या सारे जो लोग हैं किसान भाई, खेत में या तो एक जैसी फसल लेंगे, जैसे जो हम कहते हैं कि फसल चक्र अपनाओ, उनका अभाव पाए जाने पर, जैसे आपने खरीफ में बाजरा लिया है, रबी में गेहूं ले रहे हैं, अगर इन फसलों को आप लगातार नहीं रहते जाएंगे, यानी कि फसल जो चयन है उसमें बदली फसलों को अलग अलग नहीं बोएंगे, तो ये जो फसल चक्र है इसको भी हमें अपनाना है और थोड़ा सा चेंज कर करके, यानी बदल बदल के फसलें लेनी है। और जब हम एक ही फसल लेते जाएंगे, ऐसी स्थिति में हमारी जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों की कमी होने की संभावना रहती है। दूसरी बात, आजकल हर आदमी को ज़्यादा उत्पादन चाहिए, तो उस ज़्यादा उत्पादन के लिए आजकल हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, चाहे फसलों खरीफ की फसलें हैं, चाहे रबी की फसलें हैं, चाहे सब्जियां हैं, कोई भी हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना है, किसी की भी बात करें तो किसान भाई यही कहेंगे कि हमें अधिक उपज वाली फसलों की या किस्मों की आवश्यकता है। तो जो अधिक उपज वाली किस्में हैं वो ज़मीन से ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगी, और लगातार एक ही फसल लेने से उन पोषक तत्वों की कमी धीरे धीरे आती जाती है। तो ऐसी स्थिति से में हमें समन्वित पोषक तत्वों को अपनाना है, और उस समन्वित पोषक तत्व में चाहे फसल चक्र हो, चाहे आपकी जो विभिन्न प्रकार की खादें हैं, जैसे मनोज जी ने बताया गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, उन खादों को प्रयोग करना है। और इसके अलावा जो सॉइल हेल्थ कार्ड की सिफारिश में आपको रासायनिक जो खादें बताई गई हैं उनको प्रयोग करना है। तो उनका एक समन्वित रूप में हम प्रयोग करेंगे तो पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और हम अच्छी फसल प्राप्त कर पाएंगे। जी सर। डॉक्टर साहब, आपने पोषक तत्वों के बारे में किसान भाइयों को बताया कि कौन से सभी फसलों को जो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। अब डॉक्टर साहब बताएं कि ये जो फसलों के पोषक तत्व हैं तो ये कौन से उर्वरकों से मिलेंगे। जो किसान भाई बाज़ार में बहुत सारे उर्वरक हैं, लेकिन किसान भाई कैसे चयन करें कि ये उर्वरक इसके लिए मतलब उनके लिए उपयोगी भी हो, उत्पादन भी बढ़ाता हो, तो उसके बारे में बताएं सर। देखो, अभी जो बात चल रही थी कि मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व, ये दो तरह के तत्व हैं। ये सारे के सारे जो अभी 17 बताए थे साहब ने, वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आप ये देखिए कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारी दाल भी होती है, उसमें चपाती भी होती है, उसमें नमक भी डाला जाता है सब्जी के अंदर, कितनी कम मात्रा में होता है, लेकिन वो उतना ही उपयोगी है हमारे लिए जितना कि हमारी, जैसे दाल ज़्यादा है लेकिन उसमें थोड़ा नमक भी चाहिए, तो सूक्ष्म तत्व कम मात्रा में चाहिए लेकिन उपयोगी उतना ही है। उसकी ऐसा नहीं कि अगर वो बिल्कुल नहीं काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, वो नुकसान करता है। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा संतुलित
पोषण दिया जाना फसलों के लिए। संतुलित का मतलब ये है कि सारे के सारे तत्व जितने हमारे ज़मीन में हैं और फसल को कितना चाहिए, तो जो अंतर है कि ज़मीन में इतना है और टोटल इतना चाहिए फसलों को, तो कितनी मात्रा में हमें बाहर से डालना है। इसीलिए तो मिट्टी की जांच करानी है कि भाई उसमें इतना तो है हमारे पास में और इतना हमारी फसल को चाहिए, तो बाकी मात्रा हमें बाहर से डालना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि आप अगर कमी छोड़ोगे तो भी उसको फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसकी पैदावार कम होगी, उसका बढ़वार कम होगी, और अगर ज़्यादा है वो तो उसका दुष्परिणाम आएंगे उस पर, कि उसको कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट, विषैले प्रभाव आते हैं। तो दोनों ही स्थितियाँ खराब हैं, कमी भी और अधिकता भी। दूसरा और होता है कि ये सारे जो तत्व हैं ये कभी कभी अलग अलग व्यवहार नहीं करते हैं। इनको हम ये नहीं कह सकते कि एक तत्व अपने हिसाब से काम कर रहा, दूसरा अपने हिसाब से काम कर रहा। इनकी इंटरेक्शन होती है आपस में ज़मीन में जाने के बाद में, और ये जो इंटरेक्शन है वो कई बार तो होती है हमारे लिए लाभकारी। भाई कोई दो चीज़ हैं, वो जब अलग अलग आ रही हैं तो अलग अलग प्रभाव है उनका, जिसको कहते हैं व्यक्तिगत रूप से, और एक होता है साथ में आ रही हैं तो कभी कभी वो तो अच्छा करती है और कभी वो खराब भी कर सकती है। जैसे उदाहरण बताऊंगा मैं आपको कि जब हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं ज़मीन के अंदर पौधे के लिए, तो उसके साथ में अगर फॉस्फोरस और पोटाश भी डाल दिया जाए और सल्फर भी डाल दिया जाए, तो इन तीनों का जो चार हो गए ना, नाइट्रोजन के साथ में फॉस्फोरस भी आ गई, पोटाश भी आ गई और सल्फर भी आ गई, तो जो प्रभाव उनका अलग अलग होता है उससे ज़्यादा बढ़ करके आता है। यानी मतलब ये कहते हैं सकारात्मक जो उनका लाभकारी प्रभाव मिलता है। तो ऐसा को साथ में देना चाहिए। एक बात, कुछ ऐसा है कि जिसमें विपरीत प्रभाव रखते हैं तो कभी भी साथ में नहीं देना चाहिए। जैसे अधिकता में आपने अगर फॉस्फोरस डाल दिया तो जो जिंक है, जो सूक्ष्म तत्व बहुत ज़रूरी है, वो कम हो जाएगा। ज़मीन में कम नहीं है, लेकिन आपने चूँकि फॉस्फोरस ज़्यादा डाल दी तो उसने कमी कर दी जिंक के लिए, तो ये कहलाता है प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्व। तो फॉस्फोरस की ज़्यादा होने से आपने तो बाजार से खरीद के लाए, आपको पता डीएपी के एक बैग का कितना भाव है, 1350-1400 रुपये के आसपास आता है। तो वो आप खरीद के ला के डाल रहे हो और उसके बाद भी आपके सूक्ष्म तत्व की, जिंक की कमी कर रहा है वो, तो उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है। ज़्यादा नहीं डालना है, कम ना ज़्यादा, इसी को संतुलित भोजन कह रहे हैं हम, कि संतुलित आप खुराक दीजिए उसकी फसल के लिए। दूसरा, अगर पोटाश की मात्रा ज़्यादा है तो मैग्नीशियम को कम कर देगा। अब मैग्नीशियम भी उतना ही ज़रूरी है, जिंक भी उतना ही ज़रूरी है, तो उनकी कमी फिर आपकी सीधे सीधे फसलों के बढ़वार पर और उनके उत्पादन पर प्रभाव डालेगी। इन चीज़ों से हमें किसान भाइयों बचना जरूरी है, तो इसलिए आप जांच करा करके ही डालें। दूसरा, जैसे अभी कह रहे थे कि कौन कौन से उर्वरक हैं, बहुत सारे रासायनिक उर्वरक आपको मिलेंगे बाजार में, तो उनमें से चयन में ध्यान रखने वाली बातें बिल्कुल ज़रूरी हैं। जैसे मैं बात करूं कि भी अगर आप यूरिया डाल देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आजकल प्रचलित है, यूरिया डाल के नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी, एक ही तत्व है उसके अंदर नाइट्रोजन। इसी तरह आप डीएपी पे बहुत ज़्यादा हम काम में लेते हैं, तो डीएपी में दो तत्व आते हैं, एक फॉस्फोरस है और दूसरा नाइट्रोजन है। तो इनके अलावा और ज़्यादा खादों पर इतना ध्यान नहीं है, प्रचलित खादें दो ही ज़्यादा मानी जा रही हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो दूसरी खादों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे एक एनपीके मिक्सचर करके आता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है वो, जिसमें 3 तत्व है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। तो तीनों को मिला करके आप ज़्यादातर जो ग्रेड है वो 12-32-16 का मिलता है बाजार में विशेष रूप से, दूसरे ग्रेड भी आजकल कस्टमाइज कर दिए गए हैं। तो ये जो ग्रेड है बहुत पॉपुलर है, तीनों का अगर मिला के डाला जाए तो आप कॉस्ट के हिसाब से देखोगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें। और अगर वैसे प्रभाव देखना चाहते हो, मैंने शुरू में कहा ना कि जैसे आप नाइट्रोजन के साथ में फॉस्फोरस और पोटेशियम को भी दिया जाए तो उसका ज़्यादा लाभकारी प्रभाव हमें दिखाई देगा। अकेला नाइट्रोजन जो काम कर रहा था और अकेला फॉस्फोरस कर रहा था और अकेला पोटाश करेगा, उसके अपेक्षा तीनों को साथ में दीजिए आप, उसका ज़्यादा हमें प्रभाव दिखेगा फसल पे। तो तीनों को मिला करके दिया जाए, एक फ़ायदा तो ये हो गया हमें कि तीनों को जब दे रहे हैं तो उनसे बैलेंस हो रहा है जी, है ना, कोई चीज़ कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, तीनों को बैलेंस मिला के दे रहे हैं। जब ऐसा हमारे पास में अगर विकल्प है बाजार में तो वो काम में लेना चाहिए। हमें अकेला यूरिया क्यों यूज़ करना है, अकेला डीएपी की उसकी मारा मारी पड़ती है, एक तो कम पड़ गया बाजार में वो, और दूसरा जो दूसरा विकल्प हमारे पास अच्छा है वो उसको हम काम में नहीं ले रहे हैं। तो मेरा तो सुझाव यही है किसान भाइयों के लिए कि आप एनपीके काम में ज़रूर लेवें। उसके बाद में, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए उसमें पी 32% है, एन केवल 16 ही है और के 16 है, तो फॉस्फोरस की पूर्ति तो एनपीके से कर लीजिए और बाकी जो कमी रह जाए नाइट्रोजन की वो यूरिया डाल के कर सकते हैं। तो एक अलग अलग उर्वरकों का भी तो कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, एक ही चीज़ मत डालिए आप। तो ये मेरा किसान भाइयों से विशेष रूप से निवेदन है। दूसरा, डीएपी की जगह
आप एसएसपी काम में लें, बड़ा अच्छा विकल्प है एसएसपी फर्टिलाइजर। इसमें 2 न्यूट्रिएंट हैं, सल्फर और फास्फोरस दोनों मिलते हैं, जबकि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस ही है। तो फास्फोरस तो कॉमन हो गया एसएसपी में और डीएपी में, और नाइट्रोजन यूरिया से हम दे रहे हैं, वहाँ से मिल जाएगा हमें, या एनपीके से मिल जाएगा, लेकिन सल्फर नहीं मिल रहा है, उसकी पूर्ति आप एसएसपी से कर सकते हो। कीमत के हिसाब से भी देखोगे तो उसमें हमें सल्फर की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो वैसे भी हमें फ़ायदेमंद बैठेगा पैसे के हिसाब से भी, और ज़मीन के हिसाब से भी, और फसल की पैदावार के हिसाब से भी। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी किसान भाइयों को कई उर्वरकों के बारे में बताया और उनको चयन कैसे करें, उसके फ़ायदे नुकसान बताया आपने। इसी के साथ आपने एसएसपी और डीएपी के बारे में बताया कि एसएसपी क्यों महत्वपूर्ण है, सस्ता भी है किसान भाइयों के लिए, इसको यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, उपयोग करें। तो इसी के बारे में हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं, एसएसपी कैसे महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, इसके लिए एक वीडियो क्लिप। सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी एक फास्फोरस युक्त उर्वरक है। इसमें उपलब्ध सल्फर के कारण ये तिलहनी और दलहनी फसलों में अधिक लाभदायक है। इसके प्रयोग से उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। एसएसपी उर्वरक की कीमत डीएपी की तुलना में कम तो है ही, ये बाजार में आसानी से उपलब्ध भी है। यदि हम एसएसपी और यूरिया का इस्तेमाल करें तो 3 बैग एसएसपी की कीमत 1350 रुपए और 1 बैग यूरिया की कीमत 267 रुपए यानी कुल 1617 रुपए खर्च होते हैं। इससे हमें फास्फोरस 24 किलो, सल्फर 16 किलो और नाइट्रोजन 20 किलो प्राप्त होती है। जबकि डीएपी के 1 बैग की कीमत 1350 रुपए है। इसमें फास्फोरस 23 किलो और नाइट्रोजन 9 किलो प्राप्त होती है। इसके साथ 16 किलो सल्फर का अतिरिक्त उपयोग करने पर 1600 रुपए यानी कुल 2950 रुपए खर्च होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डीएपी के स्थान पर एसएसपी और यूरिया का प्रयोग करने पर कम खर्च में अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि डीएपी के स्थान पर एसएसपी और यूरिया का इस्तेमाल करें। अधिक जानकारी के लिए निकट के कृषि कार्यकर्ता या किसान कॉल सेंटर के निशुल्क फोन नंबर 1800 180 1551 पर संपर्क करें। डॉक्टर साहब, हमारे अभी जो लाइव में हमारे 2 किसान जुड़े हुए हैं, रजनीकांत जी निम्मीवाल और प्रकाश जी गुजर, इनका सवाल है कि मिट्टी व पानी की जांच हेतु सैंपल कैसे लेवें और जांच कहां से करवाएं? किसान भाइयों, बहुत समसामयिक प्रश्न पूछा आपने। मिट्टी की जांच के लिए प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 101 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जो जिला मुख्यालयों पर तो हैं, इसके अलावा जो जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय जो पंचायत समिति लेवल है उस पर भी ये प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। अब बात की है आपने कि मिट्टी का नमूना और पानी का नमूना कैसे लें। मिट्टी का नमूना लेने के लिए देखिए, पहले तो फिलहाल जो परिस्थिति है अपने राज्य में सब जगह बरसात हो रही है, तो आप बरसात को रुकने दीजिए। बरसात यानी कि मिट्टी जब हम नमूना लें उस समय मृदा गीली अवस्था में नहीं हो, तो थोड़ा सा बरसात रुक जाए। उसके बाद में आप अपने खेत में 4-5 जगह से एक जैसी जो ज़मीन है आपकी, यानी कि आपका मान लीजिए खेत 10 बीघे का है, 10 बीघे में ऐसा हुआ कि 5 बीघे एक तरह की होगी, 2 बीघा एक तरह की होगी, बाकी एक तरह की होगी। तो जो एक तरह की भूमि है, यानी कि जो लगभग प्लेन है, उसकी उत्पादन क्षमता एक जैसी है। किसान को सब अपनी ज़मीन का आइडिया रहता है, उसको परख रहती है कि भाई कौन सा खेत मेरा किस तरह का है। तो जो एक तरह का खेत है उसमें से 4-5 जगह से आप मिट्टी का नमूना लेवें। और यदि अनाज वाली फसलें, दालें, इनके लिए आप नमूना ले रहे हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत से 6 इंच तक की मिट्टी अपने को लेनी है। मिट्टी इस प्रकार लेवें, ऊपर से जो कचरा है वह घास फूस है उसको हटा दें। उसके बाद एक खुरपी से 6 इंच गहरी बड़ी खुरपी से वी आकार का एक गड्ढा बनावें
और उस वी आकार का जब गड्ढा बन जाए तो उसमें वी की एक तरफ से यानी कि खुरपी से उसमें एक तरफ से 1 इंच मोटी परत उठावें। इस तरह की परत आप 5-6 जगह से ले लें और उस सबको मिला के जैसे हम चूरमा बनाते हैं इस तरह उसको मिलावें और उसका एक ढेर बना दें। उस ढेर के 4 भाग करें, आमने सामने के 2 भागों को हटा दें, फिर उसको मिलावें। इस तरह से आप प्रक्रिया मिलाते रहें जब कि ये 400 या 500 ग्राम के करीब मिट्टी रह जाए। ये तो तरीका हुआ आपका मिट्टी का नमूना लेने का। अब इस नमूने को एक साफ थैली में भरें और उसके अंदर एक पर्ची डालें जिसमें अपना नाम पता वगैरह लिखें और एक पर्ची उसके ऊपर लिखें, ऊपर भी उसके साथ पर्ची आप नत्थी करें और इस तरह नमूना लेके आप प्रयोगशाला में भिजवा सकते हैं। अब बात रही पानी का नमूना लेने की, क्योंकि मिट्टी के साथ साथ सिंचाई जो जल आपके पास उपलब्ध है उसकी भी जांच बहुत आवश्यक है। तो सिंचाई जल के लिए यदि आप कुएं या जो ओपन वेल है, खुले कुएं होते हैं हमारे यहाँ, अगर उनमें से पानी ले रहे हैं तो आप बाल्टी की सहायता से पानी निकालें और बाल्टी को 2-3 बार डुबोएं कुएं में, उसके बाद निकालें पानी और एक साफ बोतल लें। उस साफ बोतल को उस पानी से 2-3 बार एक अच्छी तरह से धो लें, फिर उसमें पानी भर के पूरा लबालब पानी भर के ढक्कन बंद करके आप प्रयोगशाला भिजवा सकते हैं। यदि आप ट्यूबवेल वगैरह में से सिंचाई कर रहे हैं तो ट्यूबवेल को 4-5 मिनट चलाने के बाद में उससे पानी का नमूना लेवें। किसान भाइयों, राज्य सरकार इस समय पर फिलहाल मृदा नमूना लेने और इसकी जो रिपोर्ट है वो किसानों को तुरंत उपलब्ध हो इसके प्रयास कर रही है। इसके लिए एक मृदा नमूना लेने का एक ऐप बनाया जा रहा है। उस ऐप के माध्यम से भी आप मृदा नमूना लेकर प्रयोगशाला भिजवा सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपका मृदा नमूना वहाँ पहुँचेगा प्रयोगशाला में, आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरा नमूना प्रयोगशाला में पहुँच चुका है। और प्रयोगशाला में जब उसकी जाँच होगी, जाँच होते ही जो उसकी जो जाँच रिपोर्ट है वो व्हाट्सएप पे आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। तो आप जो राज किसान साथी सुविधा ऐप है उस पर जाकर जनाधार जो नंबर है आपका उससे उसको लॉगिन करें और उस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप नमूना ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस ऐप को राज्य सरकार द्वारा लाइव कर दिया गया है। आप इसके माध्यम से भी नमूना लेकर प्रयोगशाला में भिजवा सकते हैं। और दूसरा जो पारंपरिक तरीका है, यदि आपके पास ये सुविधा नहीं है तो जो पहले आपने चर्चा करी है उस तरह से आप नमूना लेके और अपनी जो नज़दीकी प्रयोगशाला है उसमें नमूना भिजवा सकते हैं। यदि आप प्रयोगशाला जाने में असमर्थ हैं या दूर इतने नहीं जा सकते तो नज़दीकी जो कृषि पर्यवेक्षक है उसको भी आप अपना नमूना दे सकते हैं और उनकी सहायता से भी मिट्टी और पानी के नमूने की आप जांच करवा सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है इसमें कि सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे बनेगा। प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार किए जाते हैं और नई व्यवस्था के तहत वो आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आप ऐप के माध्यम से नमूना नहीं भेज रहे हैं, सीधे भेज रहे हैं, तो आप के नमूने की जांच के तुरंत पश्चात प्रयोगशाला द्वारा मृदा कार्ड बनाया जाता है और आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को मिट्टी और पानी की जांच कैसे और कहाँ करवानी है और कार्ड कहाँ बनेगा इसका विस्तार से आपने बता दिया। अब डॉक्टर साहब, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जो क्लिप देखी थी एसएसपी कैसे महत्वपूर्ण है, इसी से संबंध में मैं डॉक्टर साहब आपको किसान भाइयों के लिए पूछना चाहूँगा कि एसएसपी जो है और इसके साथ में एनपीके ग्रेड्स है तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे उपयोग, इसको थोड़ा विस्तार से एक बार बताएं। हाँ, जैसा अभी बात चल रही थी ना कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि किस तरह हम जो खादों की उर्वरकों के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं उनकी पोषक तत्वों की। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हमारी ज़मीन के लिए एक तो वो अच्छा हो, पहली बात जी। कीमत हमारी उसकी ज़्यादा ना हो तो हमारे लिए आर्थिक रूप से भी भार ना पड़े और वो हमारे पौधों के लिए सही मात्रा में वो पोषक तत्व प्रदान कर सके। तो अब मैंने जैसे कहा कि जब कोई भी एक चीज़ बनाई जा रही है, अकेले नाइट्रोजन के लिए यूरिया बनाया जा रहा है, अकेले नाइट्रोजन फॉस्फोरस 2 के लिए डीएपी बनाया जा रहा है
और सिंगल सुपर फॉस्फेट एक न्यूट्रिएंट के लिए बनाया जा रहा है, तो जहाँ एनपीके बनाया जा रहा है तो इसका मतलब तीनों को मिला के बनाया जा रहा है, तो कॉस्ट कम हो जाएगी उसकी बनाने की, तो वो एक फ़ायदा मिलता है हमें एक तो। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि उनके जो हम ऐसे नहीं देखें उनको कि अकेला अकेला डालने में और उनको साथ में डालने में, ये सब रिसर्च की हुई हैं, अनुसंधान किए हैं इसीलिए कि भाई किसका क्या प्रभाव पड़ता है। ज़मीन में तो आपने एक साथ डाल दिए, अब वो इंट्रैक्शन क्या हो रही है आपस में, उसका बड़ा महत्व है। तो वो नाइट्रोजन के लिए फॉस्फोरस, पोटास और सल्फर तीनों बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो तीनों साथ में आ गए उसके, तो चारों का मिल करके ये बहुत अच्छा प्रभाव आपकी फसल पे देंगे। तो जिस तरह वो अकेले देते उसके अपेक्षा चारों साथ में जा रहे हैं, तो एनपीके का मिक्सचर और आपका एसएसपी डालो, क्योंकि डीएपी की बजाय एसएसपी ज़्यादा उपयोगी। जैसा क्लिप में भी अभी दिखाया गया था, किसान भाइयों ने देखा होगा कि तेल की मात्रा बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, सल्फर तो बहुत ज़रूरी है। अब उसकी मात्रा धीरे धीरे कम भी हो रही है हमारी ज़मीनों में। कारण ये है कि हमारी ज़मीनों का पीएच थोड़ा ज़्यादा है, राजस्थान में विशेष रूप से। पीएच का मतलब ये होता है कि ये नापा जाता है कि तीन ही नेचर होती है, कि या तो वो आपका क्षारीय होगा, या अम्लीय होगा, या उदासीन होगा। तो क्षारीयता की समस्या थोड़ी ज़्यादा है हमारी ज़मीनों में, उस कारण वहाँ सल्फर की भी कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति भी हमारी यहाँ से हो रही है। तो डीएपी की बजाय आप एसएसपी काम में लें, और अकेले उसकी बजाय डीएपी की बजाय एनपीके डालें। यूरिया के अकेले काम में लेने की बजाय आप एनपीके काम में लें। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि खादों का जो उर्वरकों का उपयोग करना है वो अलग अलग समय पे करना चाहिए, एक साथ नहीं करना चाहिए। जैसे बुवाई के समय है, आप पूरा का पूरा जो जिप्सम है वो बुवाई के समय डाल सकते हो। जिप्सम में भी देखिए आप कैल्शियम है और सल्फर है, दो तत्व है उसके अंदर भी, और एक प्राकृतिक वो पदार्थ है जो हमारे ज़मीनों से ही निकल रहा है, तो वो कोई नुकसान भी नहीं करता, और केवल फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता, ये हमारा खदानों से ही निकल रहा है। तो एक तो नेचुरल है ये, तो वो आपका बहुत बढ़िया ज़मीन को कोई ख़राब नहीं करता है। दूसरा, ये पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहा है, कैल्शियम की और सल्फर की। तीसरा, अगर ज़मीन जैसे मैं कह रहा था क्षारीयता की समस्या है, उसको भी दूर करता है। हालांकि उसका जांच करा करके अलग मात्रा डाली जाती है ज़्यादा, पर केवल अगर आपको फसलों के पोषक तत्व के रूप में डालना है तो 250 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर ये बुवाई के समय आपको खेत में डालना चाहिए। तो गोबर की खाद आपने डाल दी, आपने जिप्सम डाल दिया, उस समय पे आप बुवाई के समय बेसल डोज के रूप में नाइट्रोजन डालते हैं, फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा डालते हैं, ये सारा दे दिया। नाइट्रोजन को बाद में आप 2 भाग करके है खड़ी फसल में 2 स्टेजेस पे अलग अलग अंतराल पे वो पूर्ति कर देते हैं। उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो बड़ी तेजी से नष्ट हो जाता है, बहुत समय तक जमीन में टिकता नहीं है ये। तो इसको बेहतर ये है कि इसको समय समय पर अंतराल के बाद में दिया जावे, क्योंकि माना आपने शुरू में डाल दिया सारा, तो बाद में जो फसल को चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। जबकि पोटास और फॉस्फोरस दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो लंबे समय तक जमीन में टिके रहते हैं और धीरे धीरे फसल को मिलते रहते हैं, तो इनको शुरू में डाला जा सकता है। एक चीज़ और देखी गई है कि केवल ज़मीन में डालना ही नहीं, उस पर छिड़काव स्प्रे भी किया जाना चाहिए। जैसे मैं विशेष रूप से बताऊं, आजकल बहुत सारे हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं वो सोलुबल भी आ रहे हैं ना, जो घुलनशील कहते हैं जिनको, घुलनशील जैसे एनपीके का आता है मिक्सचर 19-19-19 से 18-18-18 है। इनका उपयोग और विशेष रूप से जैसे मोटे तौर पर मैं कहूँ कि जब जैसे आपकी बाली बनना शुरू होती है, या वैसी फसलें देखे जाए तो आपकी फलों वाली हैं या सब्जियों वाली, उनमें फूल आते हैं ना उस समय, और छोटा छोटा फल स्टार्ट होता है बनना, तो उस समय एनपीके मिक्सचर का 5 ग्राम प्रति लीटर 0.5% का स्प्रे करना चाहिए। साथ में जो सूक्ष्म तत्व हैं, आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, इनका भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखें कि सूक्ष्म तत्वों में, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं, थोड़े अम्लीय है, तो इनमें चूने के साथ में उपयोग करना पड़ता है इनका। मान लीजिए आपको 0.5% 5 ग्राम पर लीटर, तो आपका जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, इसी के साथ में उनकी आधी मात्रा यानी 2.5 ग्राम पर लीटर जो बुझा हुआ चूना होता है वो भी काम में आपको लेना पड़ेगा। और एक और तकनीक भी बहुत अच्छी है कि अगर आप जितना यानी 5 ग्राम पर लीटर आप ले रहे हो ये सूक्ष्म तत्वों का, तो इसकी डबल मात्रा में यूरिया में भी काम में ले सकते हो, तो वो भी एक तरह से उसको जो एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, वो भी आपको जलाएगा नहीं फसलों को। दूसरा ये है कि जो ये सूक्ष्म तत्वों के साथ साथ में हमने जो प्रयोग ले रहे हैं, एक बोरोन तत्व है जी, जो बहुत ज़्यादा अभी जानते नहीं उसके बारे में, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हम कहते हैं क्वालिटी न्यूट्रिएंट, गुणवत्ता बढ़ाने वाला तत्व। फलों और सब्जियों के लिए तो इतना रामबाण है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो सब्जियों की और फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा छोटा रह जाता है और उनका छिलका मोटा हो जाता है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है।
दूसरा जैसे कि बीज ही नहीं बनते हैं, दाने ही नहीं बनेंगे आपके। तो ये सब जो प्रभाव है वो बोरॉन के हैं। अगर उसका बाली बनते समय या जब फल छोटा है, बनना शुरू हुआ है, उस समय एक स्प्रे कर दिया जाए 0.3% का, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, तो ये आपकी सारी समस्या दूर होगी। फल इतने बढ़िया होगा, उसके एक तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बढ़िया देखने में लगे, और उसकी जो छिलका है पतला होगा और आकार उसका बड़ा हो जाता है, और ये सारी जो बीजों की कम बनना या दाने ना होना, ये सब समस्या दूर हो जाएंगी। तो जो आप ये दोनों तरीकों को अपना छिड़काव आवश्यक रूप से इनका जरूर करें, एनपीके का मुख्य रूप में, और आपका जो मैंने बताया आयरन है, जिंक है, बोरॉन है विशेष रूप से, क्योंकि ये कम हो रहे हैं ज़मीनों में, इनका जरूर उपयोग करें आप। और 2 तरह की चीज़ें और होती है कि चिलेटेड भी आते हैं जी, है ना, किसान भाइयों को उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जो चिलेटेड है, बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं इनको चिलेटेड के रूप में दिया जा रहा है। ये है तो महंगे, लेकिन बड़े उपयोगी है कि ज़मीन में आप जब डालते हो तो मैंने जैसे बताया इंटरेक्शन होती है, तो जैसे ही आप डालते हो घुलनशील, वो अंदर जाने के बाद अघुलनशील हो जाता है। तो ये जो चिलेटेड है ये अघुलनशील नहीं होते, सीधे के सीधे पौधे को मिलते हैं, तो उसका ज़मीन में डालने में बहुत फ़ायदा है। चाहे छिड़काव में आप उनको दूसरों को काम में ले लो, पर ज़मीन में आपको चिलेटेड डालने में ज़्यादा उपयोगी है। जी डॉक्टर साहब, आपने जो उर्वरक हैं उनके स्प्रे के बारे में भी आपने जिक्र किया, तो आजकल ये कि नैनो यूरिया का स्प्रे भी बहुत चलन में है और इसको बढ़ावा भी दे रही है सरकार, भी दे रही है, और अपना कृषि विभाग भी इस पर बहुत जोर दे रहा है। तो ये कैसे नैनो यूरिया का स्प्रे करें, किस तरह से, इसके बारे में एक बार किसान भाइयों को बताएं। मैं साधारण भाषा में कहूँ तो ये एक नई तकनीक है, जिसमें जो अब कोई भी नई जब तकनीक आती है तो वो पुरानी जो ट्रेडिशनल हमारा जो चला होता है उसको प्रचलित व्यवस्था के आधार पर अच्छा करने के लिए ही आती है। तो इसमें कुछ गुण हैं। देखो जैसे हमारा, आप ये देखो कितनी फैक्ट्रियों में यूरिया बनता है, कितनी मात्रा में, और कितनी मात्रा में डीएपी बनता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसको बनाने में बहुत बल्क होता है मात्रा में ना। उसको कम करने के लिए कि इतनी ज़्यादा मात्रा ना हो, उसको एकदम रिड्यूस करने के लिए ये नैनो टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें छोटे से, उसमें कहते हैं ना कि कम जगह में है या कम मात्रा में बहुत सारा उसके अंदर तत्व मौजूद है। क्योंकि हमें तो तत्व से मतलब है, उस बड़े बल्क से मतलब थोड़ा ही है कि जैसे आप यूरिया में देखो 40% ही तो नाइट्रोजन है, तो तत्व तो नाइट्रोजन है, वो तो आधा तो उसमें दूसरी फिलरी है ना, उसको कम किया गया है और उस तत्व की मात्रा उसमें ज़्यादा है, एक तरह से कंसंट्रेट कर दिया उसको। तो ये दोनों रूप में है आपके, जैसे आपको सॉलिड में मिलेंगे, है ना, और दूसरा उसको ये सॉल्यूशन के रूप में भी है। तो स्प्रे भी कर सकते हो सॉल्यूशन के रूप में, और उसको हम दूसरे सॉलिड के रूप में वैसे भी ज़मीन में भी काम में ले सकते हैं। दोनों तरीके उपयोगी हैं। तो एक तो मात्रा घट गई, और दूसरा क्या हुआ, उसकी जो मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन के अंदर। तो जो जड़ें हैं उनको क्या चाहिए कि जब आपने कोई चीज़ दूर दूर डाल रखी है ना, जो ज़्यादा मात्रा में, तो बहुत मुश्किल से मिलेगी, समय लगेगा। इसमें समय कम हो गया, मोबिलिटी ज़्यादा है, कम जगह में है, तो तुरंत वो उसकी उपलब्धता रहती है। तो इससे ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है किसान भाइयों को, इसको काम में लेना चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आधी मात्रा हम डाल रहे हैं अपने जो ट्रेडिशनल के हिसाब से, और आधी मात्रा हम इससे काम में लें, तो उसमें आपकी पैसे की भी बचत है और आगे चलने में ज़मीनों को ख़राब नहीं करता। सबसे बड़ी बात इसकी ये है, क्योंकि आपने मान लीजिए कोई 10 किलो डाला कोई खाद, और अगर आप आधा किलो ही डाल रहे हो, तो जो 10 किलो का प्रभाव है उस पर जो नेगेटिव, वो तो आएगा ही ना। कि हम कोई भी दवाई लेते हैं तो उसके हमारे रोग को तो ठीक कर देती है, पर दूसरे उसके दुष्प्रभाव भी छोड़ती है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में आप रासायनिक खाद डालोगे, उनके कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव आपकी ज़मीन पे होते ही हैं। उसको कम करना है तो ये सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है। जी सर। किसान भाइयों, आज हमने रबी फसलों के खेत की तैयारी और पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में विषय विशेषज्ञ श्री जतन सिंह जी साहब उपनिदेशक और हमारे डॉक्टर मनोज जी शर्मा साहब द्वारा अच्छा विस्तार से बताया गया। और किसान भाइयों, अगले गुरुवार को हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, और इसी के साथ कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। राम राम।